हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा के यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक राज्य की नीति निर्देशित तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। भारत के संविधान के भाग 3 में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बातचीत की थी। आज संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। मूल अधिकार एवं राज्य का नीति निर्देशित तत्व दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। मूल अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशित तत्व संविधान का भाग जो 4 दे रखा है, अगर इसमें जो राज्य को जो डायरेक्शन दिया जाता है उस डायरेक्शन के अनुसार अगर राज्य कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय संविधान में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो अधिकार थे, राइट से, या महत्वपूर्ण जो बिंदु थे जिसको राज्य के मूल अधिकारों में लिया गया था, लेकिन उस समय हमारे देश के हालात अनुकूल नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं को आने वाली जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो भावी सरकारें हैं, उन सरकारों से ये अपेक्षा की गई थी कि समय समय पर जब जब देश में जो आवश्यकता महसूस की जाएगी उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्शन राज्य को दिया जाता है कि आप जब भी केंद्र एवं राज्य सरकार जब भी किसी भी प्रकार के देश के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम बनाएंगे, तो उस स्थिति में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए राज्य का भारत के संविधान का भाग 4 भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाग 3 के बाद में 4 भी राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, संविधान का जो भाग है, तत्व है, ये हमारे देश में आर्थिक एवं सामाजिक समानता के ऊपर बल देता है। पहली बात तो ये है आर्थिक एवं सामाजिक समानता। आर्थिक एवं सामाजिक समानता के बारे में बात करती है। उसके बाद में ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के ऊपर बल देती है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की जाए। आर्थिक एवं सामाजिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को जो एक आर्थिक एवं सामाजिक समानता के आधार पर किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी राज्य के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं को अस्तित्व में लाया जाए। तो इस प्रकार के इन उद्देश्यों को या इस प्रकार के जो न्याय है, इस प्रकार के जो न्याय है, इस न्याय की एक आम आदमी तक किस प्रकार से पहुंच हो, उनको किस प्रकार से सुविधाएं राज्य के द्वारा कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाए, इन तमाम प्रकार की बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत के संविधान के भाग 4 को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस संविधान के भाग 4 में गांधी का जो दर्शन है, नेहरू का जो आर्थिक समाजवाद है, तो आर्थिक समाजवाद एवं गांधी का जो दर्शन है जिसमें एक राज्य की जो कल्पना की गई थी, यानी कि किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी और किस प्रकार से एक आम आदमी को अपने अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होंगे, उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाएगा, इन तमाम प्रकार की सभी प्रकार की तत्वों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 4 की रचना की गई थी। तो उसमें जो आर्टिकल हमारे 36 से लेकर हम 51 के बीच में इसका वर्णन करते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार से बातें करेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 में अलग अलग प्रकार से किस संविधान किस आर्टिकल्स में किस प्रकार के बारे में बातचीत की गई है। आर्टिकल 63 है, उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बातचीत की गई है कि किस प्रकार से एक राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, तो इसके बारे में बात करती है। हम आर्टिकल 37 से बात करते हैं कि आर्टिकल 37 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, परंतु नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूल आधार एवं निश्चित विधि बनाने के लिए
इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि आर्टिकल 37 कहता है कि इनके लिए ये राज्य ये न्यायालय में तो परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी राज्य सरकारों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये शासन के मूल आधार हैं और विधि बनाने समय इस चीज़ों का इनका ध्यान रखा जाएगा। ये राज्य का एक कर्तव्य बनेगा। आर्टिकल हम 38 की बात करते हैं तो आर्टिकल 38 में जो प्रावधान किया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। यानी राज्य को एक सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी दी जाती है। जिस प्रकार से अपने जो परिवार या समाज में जो अभिभावक के रूप में जो व्यवस्था की जाती है, तो ये इस प्रकार से राज्य एक तरह से एक समाज का एक अभिभावक है और किस प्रकार से वो एक सामाजिक दायित्व को अपना निर्वाह करता है। उसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की समानता किस प्रकार से स्थापित की जाएगी, इस प्रकार की एक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को प्रदान की जाएगी। राज्य अपनी आय एवं प्रतिष्ठा की सुविधाओं में तथा समानता के अवसरों में किस प्रकार से इसको एक जनहित के रूप में इस प्रकार से किसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 38 है वो एक राज्य को सामाजिक समानता की जिम्मेदारी प्रदान करता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था एक आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को अंजाम देंगे, इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे जिससे कि सभी लोगों के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हो सके। उसके बाद में आर्टिकल 39 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि राज्य के सामाजिक दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करता है। इसके अनुसार राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से संचालित करेगा कि सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने का अधिकार मिले, सामुदायिक संपत्ति का स्वामित्व एवं नियंत्रण सामूहिक हित में हो, धन एवं उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हित में वितरण हो, स्त्री और पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, सभी स्वास्थ्य एवं बालकों की सुरक्षा हो, उनका विकास हो और किसी का शोषण नहीं हो। इस प्रकार से इसमें भी आर्टिकल 39 में देखते हैं कि राज्य को जो सामाजिक दायित्व दिया गया है उस सामाजिक दायित्व में वो कहा गया है कि राज्य के द्वारा उत्पादन एवं वितरण के जो साधन हैं इस प्रकार से जो सामाजिक सभी प्रकार जो है ये सभी लोगों के बीच में इसका बंटवारा किया जाएगा। धन एवं उत्पादन जन साधारण के हित में इसकी व्यवस्था की जाएगी। स्त्री और पुरुष के साथ में वेतन को लेकर किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार की सभी व्यक्तियों के लिए या बालकों के लिए उनकी स्वास्थ्य के बारे में भी राज्य ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य के नागरिकों को स्वस्थ जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, क्या वास्तव में आम आदमी तक उसकी पहुंच है या नहीं है। तो इन प्रकार की जो बातों के बारे में जो एक जिम्मेदारी होती है वो आर्टिकल 39 में एक संविधान के द्वारा राज्य को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आर्टिकल 39A जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान किया गया था, तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 39 में जो समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी। यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में निःशुल्क विधिक सहायता, यानी आर्टिकल 39 का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया था कि राज्य इस बात का ध्यान रखे कि अगर गरीबी की वजह से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं, इस चीज का राज्य ध्यान रखे। अगर कोई आदमी गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गरीब आदमी को न्याय न मिले। तो राज्य इस चीज का ध्यान रखे कि अगर कोई आदमी गरीब है तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति हैं उसके लिए राज्य निःशुल्क प्रकार से उसको विधिक सहायता प्रदान करे जिससे कि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो इसके बारे में आर्टिकल 39 में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें कहा गया था कि सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जीवन के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने का अधिकार मिले और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, यानी सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सार्वजनिक जो संसाधन है
भौतिक संसाधन है उस भौतिक संसाधनों का वितरण सभी लोगों के हितों में किया जाना चाहिए। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्र को रोकना, यानी कि धन और उत्पादन है इनके साधनों को एक ही जगह पर केंद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए, सभी लोगों के लिए इसका विकेंद्र किया जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रावधान आर्टिकल 39 का में इस प्रकार से एक अलग अनुच्छेद जोड़ के प्रावधान किया था कि स्त्री हो चाहे पुरुष समान कार्य के लिए उसे समान वेतन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा निर्धारित की जाएगी। कर्मकारों की स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, यानी कि कर्मकारों के यानी कि जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं या जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्यों के प्रति भी राज्य सजग रहेगा और उनकी शक्ति एवं बालकों के जो दुर्व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों के साथ में किसी प्रकार का अव्यवहार या अत्याचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य ध्यान रखेगा। बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर प्राप्त करवाएगा। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39 को जोड़ा गया था। तो उसमें इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि राज्य को एक राज्य के सामाजिक दायित्व में वृद्धि की गई थी कि किस प्रकार से राज्य इसमें अपने वृद्धि करेगा। उसके बाद में आर्टिकल 14 की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल जो 14 है उसमें गांधी जी के जीवन की जो मेन जो गांधी जी की जो एक राज्य के प्रति जो आत्मा थी वो आर्टिकल 40 में छिपी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि गांव की जो सरकार बनेगी वो सरकार गांव के लोगों द्वारा स्वयं बनेगी और वही लोग कानून बनाएंगे अपने गांव के विकास के लिए। तो ये आर्टिकल 40 जिसमें गांधी जी की एक वास्तविक आत्मा का जो दर्शन होता है, जिसको एक राज्य ने भारत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था, और नेहरू जी ने जो पंचायत राज व्यवस्था की जो एक राजस्थान के नागौर जिले में जो नींव रखी थी, ये आर्टिकल 40 का पार्ट है जो हम कहते हैं कि पंचायतों की गठन का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 41 में बात करते हैं, 41 में बात करते हैं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, यानी कुछ दशाओं में व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करना होगा, उसी शिक्षा प्राप्त करनी होगी और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाएगा। हम देखते हैं कि आर्टिकल 41 पर भी राज्य ने कई प्रकार की जन कल्याणकारी व्यवस्थाएं की है। जैसे हम कार्य की जहाँ बात करते हैं तो आज हमारा जो महानरेगा है व्यवस्था है, ये लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ पर 150 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। तो ये कुछ दशाओं को, यानी जब व्यक्ति बेरोजगार हो, उनके पास में कार्य नहीं हो, ऐसी स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो ये आर्टिकल 41 का ये पार्ट है जो सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। शिक्षा का अधिकार है, आज हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन 2009 जो बनाया गया था, 1 अप्रैल 10 में लागू किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बालक को एक निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ये भी एक जो देश ने जो कानून बनाया गया था, ये भी आर्टिकल 41 के जो राज्य का जो डायरेक्शन दे रखा था उसका पार्ट है। उसके बाद में लोक सहायता प्राप्त करने का, यानी कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है या किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है या बीमार है या फिर वृद्धावस्था है, तो इस प्रकार से उनकी किस प्रकार से राज्य के द्वारा इनकी विशेष परिस्थिति में सहायता की जाए, तो इसके लिए भी राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए। उसके बाद में आर्टिकल 42 की बात करते हैं, उसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान, यानी कि आर्टिकल 42 में जो प्रावधान किया गया है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके घंटों का निर्धारण किया जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों के समय में जो एक औद्योगिक कानून बना हुआ था, उस एक्ट में ये प्रावधान था कि उसमें व्यक्ति को 14 घंटे तक कार्य करना पड़ता था। उसमें स्त्री और पुरुष को समान रूप से 14 घंटा कार्य करना पड़ता था। अगर स्त्री प्रसूतावस्था में तो भी उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हमारे जो संविधान निर्माता ने उस समय भी बात उठी थी, 1942 की घटना है, और उन्होंने उस समय अम्बेडकर ने जो उस समय कंपनी एक्ट में उस समय जो श्रम कानून बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें संशोधन करवाया था
और कार्य करने का घंटा जो था 14 घंटों की जगह 8 घंटे निर्धारित किया था, उसमें 1 घंटा विश्राम का किया गया था। और आज जो राज्य की ओर से जो हमारे जो कर्मचारी जो महिला कर्मचारी होते हैं, इन महिला कर्मचारियों को जो प्रसूति अवस्था में जो 6 महीनों का जो एक सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्टिकल 42 जो हमारा राज्य का नीति निश्चित तत्व है, इसके ऊपर भी राज्य ने एक बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं को प्रावधान किया है। उसके बाद में आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि कर्मकारों के लिए इस प्रकार की न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 43 का जो ये भी इसमें जो बाद में जो जोड़ा गया था, तो इसमें भी ये प्रावधान किया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता तय की जाएगी। आर्टिकल 42 जो उद्योग कल कारखाने हैं, उन कल कारखानों में जो प्रबंधकन में उस प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता भी तय की जाएगी। तो इसका पाठ आता है। उसके बाद में आर्टिकल 44 में जहाँ बात करते हैं नागरिकों के लिए समान एक सिविल कोड की व्यवस्था की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 44। विद्यार्थी ध्यान दें, अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा जो एक चर्चित विषयों की श्रेणी में आता है। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने इसने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में आर्टिकल 44 के बारे में बातचीत की थी। सभी लोगों के लिए, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड की बात की गई थी। तो यानी कि सभी प्रकार से उनकी जाति, धर्म, लिंग को छोड़कर सभी के लिए एक ही प्रकार की सिविल कोड की व्यवस्था की गई थी। तो आर्टिकल 44 हालांकि अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून को अंजाम दे या इस प्रकार से कोई कानून बनाए। आर्टिकल 45 की जहाँ बात करते हैं बालकों के लिए